हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जोश उत्साह हमारे साथ यूं ही बना रहे। आपका जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगा, जिसके लिए दिमाग के अंदर ये रहता है कि ऑनलाइन के अंदर पढ़ाई नहीं होती। तो सुनिएगा गौर से कि हर बात का निर्णय नहीं होता सिक्का उछाल के, ये पढ़ाई का मामला है जरा देखभाल के। और ऑफलाइन के विद्यार्थियों को क्या पता, हम ऑनलाइन में भी रख देते हैं कंटेंट निकाल के। तो प्यारे साथियों, हमने जो श्वसन तंत्र पढ़ा था उसका आज बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट लेने वाले हैं। और मैं आपसे साथ दावा करता हूं कि इसके अंदर से श्वसन तंत्र में आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जरूर क्वेश्चन पुट होंगे, क्योंकि ये बहुत लेवल है, हर जगह पर नहीं मिलने वाला है। कंसेप्ट आपने समझा है, आपको प्रोसेस पूरा पता है, तो जानिए श्वसन का क्रिया विधि कैसे होती है, अपने फेफड़े कैसे अंदर की तरफ हवा के साथ फड़फड़ाते हैं, वो भी हम समझ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की क्रिया विधि। मैंने आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनाया है फेफड़ों का। हालांकि इस प्रकार की संरचनाएं लगभग देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो संरचना है वो कंटेंट आधारित है। मैं आपको समझाने के लिए 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकता हूं, आप ही के लिए बनाए हैं। तो सुनिए, देखो, हमने श्वसन तंत्र की बात की थी और हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव श्वसन तंत्र आपने सुना होगा कि श्वसन की क्रिया विधि होती है, उसके अंदर से कंपटीशन में क्वेश्चन ज़्यादा पुट होते हैं उसके मुकाबले कि श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में, क्योंकि ये जो लेवल है वो आम हो गया है। हर एक को पता है कि किस प्रकार श्वसन के अंग काम आते हैं। हम भी उनका एक बार बोलकर या समझकर या किसी भी प्रकार का गुणगान करके उनको याद कर लेते हैं उन अंगों को, फिर हम बढ़ेंगे अपने कंसेप्ट के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव श्वसन तंत्र के अंग मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिएगा। नासिका, नासागुआ है, ग्रसनी है, फेरिंग्स है, ब्रोंकाई है और ये फेफड़े हैं। इस प्रकार के जो मुख्य मुख्य अंग हैं उनको हम श्वसन तंत्र में पढ़ते हैं, लेकिन अपना जो मेन फोकस रहेगा वो लंग्स यानी कि फेफड़ों के ऊपर रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इन फेफड़ों को और सोचिए इसके ऊपर से कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, अपने मानव के अंदर मानव शरीर के अंदर दो फेफड़े पाए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ी फेफड़े बोल दो या दो फेफड़े बोल दो, दो लंग्स पाए जाते हैं दाएं और बाएं भाग में। प्यारे विद्यार्थियों, दाएं और बाएं भाग में दो फेफड़े पाए जाते हैं जो मुख्य श्वसन अंग है। और बीएसटीसी वालों सुन लीजिएगा, अगर विज्ञान वर्ग का कोई भी क्वेश्चन आएगा श्वसन तंत्र में, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि मुख्य श्वसनिक अंग कौन सा श्वसन तंत्र का। तो मुख्य श्वसन अंग कौन सा रहेगा? आप इनको फुफ्फुस बोल दो, आप इनको लंग्स बोल दो या आप इनको फेफड़े कह दो, यही क्या रहेंगे? मानव श्वसन तंत्र का मुख्य श्वसन अंग कहलाते हैं। मुख्य की बात की है, सहायक अंग बहुत प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखो, फेफड़े की संरचना नजर आ रही है, तो उससे पहले आपको ऊपर की तरफ नलिकाकार संरचना भी दिखाई दे रही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये नलिकाकार संरचना है क्या? देखिए इसको और समझने का प्रयास कीजिए। ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये अपने चेस्ट वक्षीय भाग से आरंभ हो रही है और फेफड़ों तक जा रही है। अपना सारा फोकस यही है। इसके अंदर से हम घुमा फिरा के किसी भी प्रकार से जो क्वेश्चन पुट करेंगे वो क्वेश्चन आपके दिमाग में, मैं दावा करता हूं कि आपको इसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। देखिए, ये ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है? श्वसन सौर यंत्र वाला सौर अंग वाला जो कंठ भाग है, वहां से स्टार्ट किया है। देखो, वहां से अपने को कुछ न कुछ राउंड शेप संरचनाएं नजर आ रही है। देखो, 1 2 3 4 करके बहुत प्रकार की जो राउंड शेप छल्ले नुमा संरचना नजर आ रही है। इसी का एक क्वेश्चन पड़ता है कि ये क्या है? ये है उपास्थीमय छल्ले। क्या कहते हैं इसे? उपास्थीमय छल्ले, कार्टिलेज के छल्ले, हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले। ये वर्ड आपको बहुत परेशान करने वाला है। अब इसके ऊपर एक लेवल का क्वेश्चन बनता है, उस वन लाइनर क्वेश्चन को सुनिए और उसका उत्तर आप खुद को पता चल जाएगा। देखिए, कंठ के नीचे वाले सिरे से, यानी कि अपने जो ट्रेकिया वाला पार्ट है, इसे ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकिया वाला पार्ट के ऊपर अपने को कुछ घुमावदार छल्ले नुमा संरचना नजर आ रही है। तो उस छल्ले का कार्य क्या है? उनका नाम तो हमें पता चल गया, अपूर्ण उपास्थीमय छल्ले, हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले पाए जाते हैं। लेकिन ये कार्य क्या करते हैं? क्यों जरूरत है हमारी ट्रेकिया के अंदर इस प्रकार के छल्ले की? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि जो हमारी विंड पाइप है, श्वास नाल है प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंदर क्या होता है कि हवा का आदान प्रदान होता है। हवा का आदान प्रदान होता है। आपने सोचा होगा कि जब भी हवा का आदान प्रदान होता है, कुछ एक क्षण के लिए यह श्वास नाल क्या रहती है? हल्की सी खाली रहती है। अब देखना ऐसे कैसे कि सर ने कह दिया हल्की सी खाली रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि श्वास रहती नहीं है। लेकिन आपने एक प्रक्रिया सुनी होगी, निश्वसन, यानी कि हम अपने लेवल में बात करें तो सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना है। यह प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। तो इसके अंदर आपको पता है कि जब भी ऑक्सीजन इसके अंदर भरी जाएगी, एक बार श्वास लो, ले ली, अब देखो दूसरी बार छोड़ने से पहले हल्का सा एक माइन्यूट, बहुत ही कम प्रकार का एक
टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या रहता है कि सांस, जो श्वास नाल है, ट्रेकिया वाला है, इसकी दीवारें आपस में पिचक नहीं जाए, आपस में सम्मिलित नहीं हो जाए, इसीलिए इसके चारों तरफ हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले पाए जाते हैं, जो इसको आपस में, इसकी दीवारों को आपस में सिकुड़ने या चिपकने से रोकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गया। अपूर्ण उपास्थि में छल्लों का कार्य ट्रेकिया के दीवारों को आपस में चिपकने नहीं देता है, उनके बीच में बैरियर का काम करता है, क्योंकि चारों तरफ क्या छल्ले पाए जाते हैं। याद रखना, पीछे की तरफ से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। फिर आगे की तरफ जाते, देखो ये ट्रेकिया वाला पार्ट है, ये आगे जाके दो चीजों में बट रहा है, दो भागों में बट रहा है, लेफ्ट और राइट बट रहा है। देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट में जा रहा है। अब इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, यानी कि श्वसनिका। ब्रोंकाई याद रखना, ट्रेकिया ये दो भागों में बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई, श्वसनिका। अब श्वसनिका क्या कार्य करती है? अपने को पता है कि जो भी हमने यहाँ से हम ले लेते हैं कि हमने यहाँ से क्या ऊपर से आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है और एक तरफ से CO2 भी जाएगी। तो यहां से आने के बाद ये ट्रेकिया दो पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट में बट जाता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई किसके अंदर जाती है? वो आगे जाती है एक बहुत ही गुब्बारे नुमा संरचना, लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर, जो आगे जाकर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक से लेकर, प्रथम से लेकर 6 बार तक विभाजित होती हुई कोष्ठकीय कोष बनाकर कोष्ठक का निर्माण करती है। देखिए यहां से ये आएगी, यहां से बहुत बार है, मैंने ये बहुत ही कम बनाया है, ये बहुत ही उलझा हुआ जाल रहता है, मिलियंस में, यानी कि लाखों में। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो ट्रेकिया के आगे वाला पार्ट आगे जलकर 6 बार ये नलिका है जो विभाजित होती है, 6 बार नलिका विभाजित होकर एक कोष्ठकीय कोष बनाती है, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना बनाती है। पर्टिकुलर एक अंगूर का गुच्छा रहेगा, वैसी कोष्ठकीय कोष नुमा संरचना बनाएगी। और एक एक अंगूर की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोष्ठक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओष्ठक या कुपिका बोलेंगे। याद रखना कि कोष्ठक के अंदर कुपिकाएं पाई जाएगी, एल्यूलाई पाई जाएगी। अब ये तो होगी। अब बात करते हैं अपने दोनों लंग्स की, दोनों फेफड़ों की। क्वेश्चन कैसे पुट रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? दोनों रहेगा कि कौन सा फेफड़ा ज्यादा चौड़ा है, कौन सा फेफड़ा है जो शंक्वाकार है। तो आप अपने हिसाब से समझिएगा, क्योंकि इसके बीच में एक बहुत ही अच्छी और हमारे शरीर की बहुत रेस्पॉन्सिबल चीज पाई जाती है, उसका नाम है ह्यूमन हार्ट, जो धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। तो ये इसके चीज में पाई जाती है। अब इन दोनों के बीच में यह है, अब बीच में है तो कौन सा फेफड़ा है जिसका आकार बदलता रहेगा या आकार भिन्न भिन्न रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों समझिए, जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होगा वो नीचे से क्या होगा? थोड़ा सा शंक्वाकार रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ रखा है कि मानव का हृदय थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ रहता है। उसी की वजह से क्या होता है, ये हृदय थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि दोनों फेफड़ों के बीच में है, लेकिन थोड़ा सा कैसा है? लेफ्ट की तरफ है। तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है, तो मतलब कि लेफ्ट वाला जो फेफड़ा है वो क्या रहेगा? आगे की तरफ से क्या रहेगा? नीचे, आगे ऊपर की तरफ से थोड़ा चौड़ा, नीचे की तरफ से शंक्वाकार रहेगा। उसके बजाय जो राइट वाला जो फेफड़ा रहेगा, राइट वाला फेफड़ा ऊपर से भी चौड़ा और नीचे से भी चौड़ा रहेगा। तो अपने को देखने पर संरचना कैसी मिलती है कि लेफ्ट वाला जो फेफड़ा है वो थोड़ा सा कम चौड़ा, यानी कि आकार में थोड़ा कम नजर आता है, और जो राइट वाला फेफड़ा होता है वो आकार में थोड़ा बड़ा नजर आता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि आकार कौन सा है, क्वेश्चन उसके पिंड और दरारों को पूछेगा। पर ये दरार और पिंड होती क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए अपने जो दोनों फेफड़े आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों फेफड़ों के अंदर कुछ ना कुछ पार्टीशन, यानी कि ऐसा नहीं कि उनको काटा गया है, उनको पिंडों में, दरारों में विभक्त किया गया है। यानी कि अगर बात करेंगे हम पहले राइट वाले फेफड़े की, तो राइट वाला फेफड़ा है जो अपने अंदर 3 पिंड और 2 दरार रखता है। 2 दरार कैसे? एक तो ऐसी दरार इस तरफ आड़ी और एक ऐसी दरार पाई जाती है। तो देखो एक ये वाला, इसके ऊपर वाला ये वाला एरिया हो जाएगा, एक ये पिंड, दूसरा इधर वाला दूसरा पिंड, और एक ये तीसरा पिंड। तो 3 तो इसके पिंड हो गए, और एक ये और एक ये, 2 किसकी होगी? दरारें हो गई। तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि राइट लंग्स के अंदर कितनी दरारें और कितने पिंड पाए जाते हैं? तो 3 पिंड और 2 दरार पाई जाती है। देखो 1 2 3 पिंड हो गए, 2 दरारें हो गई, ये दोनों पाई जाती है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट फेफड़े के बारे में। लेफ्ट फेफड़ा आपको पता है कि शंक्वाकार है, थोड़ा छोटा नजर आता है, थोड़ा नीचे की तरफ से तिकोना टाइप नजर आता है। तो उसके अंदर क्या रहेगा? उसके अंदर 2 पिंड और एक ही दरार रहेगी। तो इसकी एक ही दरार की बात करेंगे तो ऊपर वाला एक ये पिंड हो गया ऊपर वाला, और एक ये पिंड हो गया। तो क्या हो गया? 2 पिंड और 1 दरार रहेगी। लेकिन इसका वेट भी आपको पता होना चाहिए। वेट क्या? याद रखना, जो भी राइट वाला फेफड़ा है उसका वेट होता है 625 ग्राम। कितना होता है? 625 ग्राम होता है, बजाय जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है उसका होता है 565 ग्राम। मुख्य रूप से मैंने बात की थी श्वसन अंगों की, श्वसन अंगों में लंग्स की, फेफड़ों की बात की।
लेकिन हमें पता है कि किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो हमने बात की थी कि जो मुख्य रूप से फेफड़ों के हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो 100% मान लो ऑक्सीजन गई थी, तो उसका रेशियो क्या रहेगा, उसका रेशियो 60-40 रहेगा। कितना रहेगा? 60-40 रहेगा या 55-45 रहेगा, इस प्रकार का रेशियो मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका आकार नियमित है। लेकिन इसके अंदर की एक अलग ही दुनिया है। कैसी अलग की दुनिया? अलग प्रकार की नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, अलग प्रकार के गुच्छेनुमा जाल बने हुए हैं। और ये पंप का मतलब ये नहीं है कि जो हमने ब्लड में हार्ट में पढ़ा था उसके द्वारा वो पंप करता है, ये पंप नहीं, ये उसके अंदर भरता है तो फूलता है और वापस जाने पर वापस सिकुड़ता है, बढ़ता है फूलता है, यानी कि संकुचन और प्रकुंचन होता रहता है। ये बात करो डायस्टोल सिस्टोल की बात हमने किस में की थी? हार्ट में की थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो नीचे जो अंगूरनुमा संरचना है वो क्या रहती है, उसके अंदर हवा आती है तो फूलती है, हवा जाते समय वापस अपने आप को संकुचित कर लेती है, इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखो ये पाई जाती है बहुत प्रकार की कूपिकाएं। और हमने बात भी की थी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कि श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। देखो दो वर्ड अपने को याद रखना, अंग और इकाई अलग अलग होते हैं। अगर मैं बोल लूं मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग या क्रियात्मक अंग तो फेफड़े या लंग्स, यानी मैं डायरेक्ट बोल दूं मानव श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, एक यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या रहेगी? कूपिकाएं रहेगी, जो अंतिम छोर पर अंगूर के गुच्छे के समान अपने को नजर आती है, वो कूपिकाएं क्या रहेगी? इस प्रकार की संरचना रहेगी। अब ये जो फेफड़ा है ये अपने शरीर के अंदर कहां पर पाया जाता है, इसका अपने को प्लेस पता होना चाहिए, ये किस जगह पर स्थित है मुख्य रूप से। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने वक्षीय स्थल पर पाया जाता है, उदर गुहा के ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एक चीज पाई जाती है, पट्टेनुमा संरचना, जिसका नाम है डायफ्राम। हाँ, डायफ्राम। अब डायफ्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि ये डायफ्राम क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। डायफ्राम के ऊपर एक ही क्वेश्चन आएगा, डायफ्राम का कार्य है। डायफ्राम का कार्य है, मुख्य रूप से डायफ्राम का कार्य क्या है? दोनों फेफड़ों को स्थिरता प्रदान करना और उदर गुहा और फेफड़ों के बीच में बैरियर प्रदान करना, उसको बीच में धक्के लगने से बचाना, आंतरिक चोटों से बचाना या उनके ऊपर प्रहार होने से बचाना, ये इसकी रक्षा करने का मुख्य कार्य है और इसको प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। लेकिन याद रखना ये तो नीचे की तरफ पाया जाता है डायफ्राम, तो फेफड़ों के ऊपर की तरफ यानी कि आगे की तरफ कुछ ऐसी संरचनाएं होनी चाहिए ताकि उसको बाह्य आघातों से बचाए। तो हमारे शरीर के अंदर उसको बाह्य आघातों से बचाने के लिए पसलियां पाई जाती है, रिब्स जिसे बोलते हैं, पसलियां पाई जाती हैं। अब ये पसलियां क्या काम करती है सुनिए। अपने शरीर के वक्षीय क्षेत्र में यानी कि जो चेस्ट वाला क्षेत्र होता है वहां पर देखो पसलियां पाई जाती है, जो बहुत ही मजबूत, कड़क और अपना एक जाल बिछाए हुए रखती है। किसके ऊपर? फेफड़ों के ऊपर। मैंने देखो यहाँ पर ये ब्लू ब्लू करके डॉट लगाए, ये डॉट क्या है? रिब्स है, क्योंकि ये आपस में किस प्रकार जुड़ी रहती है? ये आपस में इस प्रकार से जुड़ी रहती है, ऊपर फेफड़ों के ऊपर अपना जो जाल बिछाए रखती है, फेफड़ों को कवर करके हुए रखती है, ताकि वो बाह्य यानी कि ऊपरी परत के द्वारा जो भी उसके ऊपर चोटें हैं, उसके ऊपर बाह्य आघात है या अन्य प्रकार की जो धक्के लगते हैं शरीर के अंदर, शरीर नीचे गिरने पर या अन्य प्रकार के जो भी कारण होते हैं उनसे बचाते हैं। लेकिन याद रखना वे पसलियों का जाल आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से और बीच में, तो चारों तरफ से केवल और केवल फेफड़ों को नहीं घेरे रखता, केवल और केवल आगे की तरफ से ही घेरे रखता है। पीछे की तरफ क्या आपको पता है कि जो फेफड़े होते हैं उसके पीछे की तरफ अपने क्या आ जाएगा कि पसलियों के जस्ट पीछे और फेफड़ों के जस्ट पीछे अपने वर्टिबल कॉलम कशेरुकदंड होता है, और पीछे की तरफ से जो अपना शरीर का भाग होता है वो एकदम कठोर ही होता है उसी की वजह से। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली थी इसके मुख्य रूप से प्रणाली की, इसके स्ट्रक्चर की, ये कितना किस प्रकार की संरचना होती है, कैसा कलर होता है एंड ऑल। याद रखना अब कलर की बात आ गई है तो आप सभी को पता है कि फेफड़े हल्के भूरे रंग के नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि फेफड़ों का हल्के भूरे रंग का होना केवल और केवल कूपिकाओं के पास पाए जाने वाली रक्त केशिकाएं हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? रक्त बहता रहता है, उन्हीं की वजह से वो हल्के भूरे। कई बुक में आपको मिलेगा डार्क रेड, डार्क रेड भूरा ही हो जाता है क्योंकि वो ईंट कलर जैसा हो जाता है, ईंट के जैसा। ठीक है, यहाँ कहीं पर अपने को मिलेगा कि फेफड़ों का कोई रंग नहीं होता। याद रखना कंडीशन अप्लाइड फॉर एल्यूलाई, कूपिकाओं के लिए यह कंडीशन अप्लाई होगी क्योंकि उसके नीचे रुधिर केशिकाओं का एक बहुत ही महीन असंख्य जाल बिछा रहता है, वहां पर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो कोष्ठकीय कोष और कूपिकाओं के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए इधर, उससे पहले मैं आप एक चीज बताना आपको थोड़ा रह गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने जो दोनों फेफड़े हैं, दोनों फुफ्फुस है, लंग्स है, उसके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है ना, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन वगैरह कहते हैं। लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन अपना एक पुट हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो
इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। ये दोनों मेम्ब्रेन है, देखो आंतरिक और बाह्य, इसके बीच में जो रेड डॉट डॉट करके मैंने दिखाया है, ये क्या है, दोनों झिल्लियों के मध्य एक द्रव्य भरा है। इस द्रव्य को कहते हैं पेराइल प्लूरा। क्या बोलते हैं? पेराइल प्लूरा फ्लूइड पाया जाता है, जो क्या कहलाता है, जो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। फेफड़ों के अंदर भी ऐसा पाया जाता है और इसके आंतरिक भित्ति को नम भी रखता है, क्योंकि आपको पता है विसरण कंडीशन जो अभी हम श्वसन क्रिया में पढ़ेंगे, उसके लिए कोशिकाओं और फेफड़ों के बीच में पानी या नम स्थान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विसरण की क्रिया नम वाले क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक होती है। तो ये तो थी अपने फेफड़ों की बात। अब बात करते हैं कोष्ठ के कोष के। कोष्ठ के कोष मतलब कि अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना अंदर की तरफ, बहुत, ये तो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा संख्या में अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना अपने फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। क्या होती है ये, तो देखते हैं। उन्हें कहते हैं कोष्ठ के कोष। एल्वियोलाई सेक कहा जाता है, ठीक है। एल्वियोलाई सेक, अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना, ये मैं क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, 100% आ चुके हैं। मानव शरीर के फेफड़ों के अंदर अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए एल्वियोलाई यानी कि कोष्ठक, कोष्ठ के कोष। यहाँ हम बात करते हैं ट्रेकिया, यहाँ बात करेंगे लेरिंग्स, तो कोष्ठ के कोष उसका ऑप्शन सही रहेगा। तो ये इसका एक हो गया, ये अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना होती है। दूसरा, प्रत्येक फेफड़े के अंदर 3000 मिलियंस तक पाए जाते हैं। प्रत्येक फेफड़े के अंदर 3000 मिलियन तक कोशिकाएं पाई जाती है। 3000 मिलियन बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है। अब देखिए इसका एक कोष्ठक का व्यास की बात करें, एक छोटा सा कोष्ठक होता है, उसके व्यास की बात करें तो उसका व्यास क्या रहेगा, उसका व्यास रहेगा 250 माइक्रोमीटर। 250 माइक्रोमीटर इसका व्यास रहेगा और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा 200 मीटर स्क्वायर। 200 वर्ग मीटर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका व्यास 250 माइक्रोमीटर रहेगा। अब हम बात करते हैं कोष्ठ के कोष के बाद में। तो याद रखना, कोष्ठ के कोष की जो बातें की थी वो इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इसका एक आंतरिक अंग अलग है। आंतरिक अंग क्या है कि कोष्ठक, जो ये कोष्ठक बने हुए होते हैं, ये कोष्ठक क्या होते हैं, ये कोष्ठक पूर्ण रूप से बंद कोष होते हैं, हमेशा पूर्ण रूप से क्लोज्ड होते हैं, पूरे के पूरे बंद होते हैं। और इसकी दीवारें होती है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोष्ठक की जो दीवारें होती है वो किस प्रकार की होती है। याद रख लेना, अत्यधिक पतली दीवारें होती है, जो किससे निर्मल बनी होती है, सल्कीय एपिथेलियम से बनी होती है। किससे? सल्कीय एपिथेलियम से बनी होती है। कोष्ठक पूर्ण रूप से बंद कोष होते हैं, दीवारें अत्यधिक एपिथेलियम से बनी होती है। कोष्ठक की दीवारें अत्यधिक पतली किससे बनी होती है, सल्कीय एपिथेलियम। देखो एपिथेलियम अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोशिकाओं क्या होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ही आपस में संपर्क द्वारा जुड़ी रहती है, आपस में कॉम्बिनेशन बिठाए रखती है, और जो सल्कीय एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चीजें आपने को पता होनी चाहिए, एक तो ये उपास्थि झल्ले क्या होते हैं, अपूर्ण उपास्थि झल्ले होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। एक याद रखना है, कोष्ठक होता है उसकी दीवारें कैसी होती है, अत्यधिक पतली सल्कीय एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। इसका निर्माण सेल के एपिथेलियम से होता है। लेकिन ये सेल के एपिथेलियम क्या होता है, किस प्रकार होता है, क्योंकि सेल के एपिथेलियम की जो बनी हुई इसकी लेयर होती है वो श्वसन कला का निर्माण करती है। श्वसन कला, हाँ प्यारे विद्यार्थियों, श्वसन कला मतलब कि रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन करने की दर, कंपटीशन। कैसे? क्योंकि श्वसन की जो कला होगी यानी कि अपना रिदम, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बनाएगी कंटिन्यू। हम ऐसा थोड़ी है कि एक बार 10 मिनट तक कंटिन्यू सांस ले उसके बाद 1 मिनट छोड़ देते, नहीं बनता है। श्वसन कला कंटिन्यू रहती है। हम अपने शरीर के अंदर हम कंट्रोल नहीं करते तो भी अपने आप सांस आ रही है, जा रही है, आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, इस प्रकार की जो अपने घटनाएं हो रही है। लेकिन उस घटना के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है, श्वसन। तो श्वसन कला कंप्लीटली चलती रहती है। यह हो गया अपना कोष्ठक के बारे में। अब अपने को पता है कि इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, एल्वियोलाई। एक एल्वियोलाई की एक अंगूर, जो हम बात कर रहे थे ना, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है, तो एक अंगूर की जो संरचना है उसकी संरचना में बात करूं तो वो कैसा होता है, कैसे रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। देखिए इसमें डायग्राम के आधार पर। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं छोटा सा, देखो ये एक छोटा सा है एल्वियोलाई, मिलियंस में होती है। एक के बारे में बात करते हैं कि एक के अंदर किस प्रकार से वायु का प्रवेश होता है। नीचे की तरफ से जो अपने को संरचना नजर आ रही है, ये क्या है, रुधिर केशिका है। ये क्या है, रुधिर केशिका। अब इसको समझते हैं, ये है फेफड़ों से जुड़ी हुई, इसके नीचे पाई जाती है क्या, रुधिर केशिका। अब देखो ये रुधिर केशिका और इस एल्वियोलाई के बीच में केवल और केवल बैरियर होता है 9 के बराबर। 9 के बराबर क्यों, क्योंकि इसके बीच में बैरियर होता है 0.1 माइक्रोन का। यानी कि अगर हम बात करें तो ये दोनों आपस में सम्मिलित ही, आपस में जुड़ी हुई है। 0.1 माइक्रोन का मतलब कि 9 के बराबर इसके बीच में बैरियर है। किसके बीच में, ये ऊपर की तरफ पाई जाती है एल्वियोलाई और नीचे की तरफ क्या है, रुधिर केशिका। इन दोनों के बीच में 9 के बराबर क्या है, बैरियर। अब देखो ऊपर की तरफ क्या है, ऑक्सीजन शोषण। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं
ऑक्सीजन अंदर आ रही है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। तो सर्वप्रथम श्वास अंदर लेते समय, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते समय 100 से 110 mmHg, याद रखना 100 से 110 mmHg ऑक्सीजन एक कुपिका के अंदर प्रवेश करती है और वापस श्वास छोड़ते समय वो वापस CO2 कितनी ले जाती है, वो 35 से 40 mmHg ले जाती है। अब आप सोचोगे कि लेते समय हम ज़्यादा लेते हैं, वापस छोड़ते समय कम लेते हैं, ऐसा क्यों? तो प्यारे विद्यार्थियों, CO2 का जो बाह्य यानी कि बाहर की तरफ निष्कासित करने का जो प्रक्रिया होती है वो केवल फेफड़ों द्वारा ही नहीं होती। CO2 एक गुलित गैस होती है जो मुख्य रूप से अत्यधिक मात्रा में फेफड़ों द्वारा, कुछ पसीने की बूंदों द्वारा, कुछ अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकल जाती है, तो उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में बची रहती है। वो क्या रहती है, फेफड़ों के अंदर निकाल दी जाती है। तो ऑक्सीजन के मुकाबले ये कम मात्रा के अंदर बाहर निकलती है। ये डाउट पूरा हो गया? याद रखना दोनों का अनुपात बराबर नहीं रहेगा। ऑक्सीजन हम ज़्यादा लेते हैं, CO2 क्योंकि उसके वेस ज़्यादा है, यानी कि उसके रास्ते ज़्यादा है बाहर जाने के, क्योंकि पसीने के अंदर अपशिष्ट पदार्थों में मल मूत्र के दौरान गुलित अवस्था में वो चली जाती है और इतना अपशिष्ट बनता भी नहीं है, तो ज़्यादा मात्रा में बनता है, उसको फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो, आपने भी एक दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर ब्लड बह रहा है केशिकाओं में, यहाँ पर ऑक्सीजन भरी हुई है, यहाँ की ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जाएगी और ब्लड की CO2 इसके अंदर कैसे आएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका एक ही आंसर है विसरण विधि। क्या है? विसरण विधि। विसरण विधि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। विसरण का मतलब समझ लेना। पहले मैंने एक बार और बताया था, अपने को इसके प्रक्रिया के बारे में नहीं पता, अपने को इसको पता रहना चाहिए कि ये होती क्या है, काम कैसे करती है, अपना काम बन जाएगा। कैसे? कि विसरण का मतलब है अधिक से कम की ओर। विसरण का मतलब क्या है? अधिक से कम की ओर, यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन जहां पर अधिक है और उसकी जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो वह अधिक से कम की ओर गति करेगी। ये विसरण का है। तो यहां पर देखो, ये एक रुधिर केशिका है जिसके अंदर ये आ रही है, कि कुपिका के पास आ रही है, तो देखो ऑक्सीजन रहित ब्लड रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं है, तो क्या CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। ये देखो CO2 इसके अंदर मिली हुई है और इसके अंदर RBC पाई जाती है। ऑक्सीजन रहित रक्त है, ये कहां से आता है? ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी। इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था, हार्ट के अंदर पढ़ा था। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी से आता है। ऑक्सीजनित रक्त है जो कुपिका के संपर्क में आता है। यहां पर यह संपर्क में आएगा। यहां पर केवल क्या है? 0.1 माइक्रोन का क्या है? बैरियर है। 0.1 माइक्रोन का बैरियर है, मतलब कि अब यहाँ पर क्या रहेगी कि CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस कुपिका के अंदर ज़्यादा है और इस नली केशिका के अंदर ज़्यादा है और इस कुपिका के अंदर कम है। कुपिका के अंदर देखो ऑक्सीजन ग्रहण की तो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और इस केशिका के अंदर कम है। तो विसरण विधि द्वारा CO2 अपने अधिक सांद्रता वाले आयनों से कम सांद्रता वाले आयनों की तरफ जाएंगे या अपने कुपिका के अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन कुपिका के अंदर जो ऑक्सीजन भरी हुई है वो भी अधिक से कम की ओर आएगी, तो वो किसके अंदर आ जाएगी? इस वायु केशिका के अंदर, रक्त केशिका के अंदर आ जाएगी। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पर पाई जाती है RBC। क्या पाई जाती है? RBC। और RBC के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बंध बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध बना लेगा और ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेगा। और यहाँ से आगे की तरफ जो ब्लड जाएगा वो ब्लड क्या है? ऑक्सीजनित ब्लड है। ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा, CO2 की सांद्रता कम रहेगी, यानी कि इसे बोलते हैं ब्लड टू पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन में जाएगा, जिसे बोलेंगे ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन रहित नहीं, सहित रक्त। याद रखना, ये थी इसकी कुपिका की कार्यप्रणाली। अब इसके अंदर एक ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मध्य एक रिएक्शन होती है, उसके बारे में जानते हैं और अपना जो श्वसन तंत्र का अंतिम भाग है इसके बारे में पढ़ते हैं। अपनी जो एक रिएक्शन बनती है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको पता रहेगा, हीमोग्लोबिन मतलब कि इसके अंदर एक लोह युक्त हेम समूह का Fe पाया जाता है और ग्लोबिन प्रकार की प्रोटीन से मिलकर यह बना होता है। RBC के अंदर पाया जाता है। कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना। तो वही बात करते हैं, 4 हीमोग्लोबिन के अणु 4 ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध बनाते हैं, यानी कि Hb4 + 4O2 गिव्स Hb4O8, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का दुर्बल बंध है। क्या है?
दुर्बल बंद है, क्योंकि ये आगे जाकर कोशिकाओं के अंदर आसानी से टूटता है और उनके अंदर ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। लेकिन आपने काफ़ी बार सुना होगा कि बंद कमरे के अंदर सिगड़ी जलने से व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन की जगह पर कार्बोक्सी समूह चला जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बन जाता है और जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना श्वसन तंत्र आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने जो फैक्ट्स के बारे में पढ़ा है उस वीडियो को आप देखें, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। एनवीरा के हर पेज, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।